हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग घटना चक्र पॉलिटी देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अर्थात जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वहां तक हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरओ में और कुछ अन्य एग्जाम्स में वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 4 पे आ चुके हैं, अर्थात जो हमारा डीपीएसपी है, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे और साथ में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, और क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं ना कि ये कौन से कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल वगैरह में है, ये सब चीजें। ठीक, तो देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान के भाग 4 का हिस्सा है। और अगर आपसे कोई आर्टिकल पूछ ले तो भैया आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो आर्टिकल्स हैं वो जो हमारा डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो उनमें शामिल है। ठीक है, तो 36 से मतलब कि 51 तक। अब हम देखेंगे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मतलब कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, हमसे नहीं पूछा जा रहा है ना, अगर सही पूछा जा रहा होता तो ये तो था भैया। फिर कह रहे हैं सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो ये भी है। कह रहे हैं एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, अरे भैया रे कहाँ सुना है कि हमारा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। ऐसी तो कोई बात नहीं पढ़ी होगी ना आपने, यही वाला रॉन्ग है, इसका सही उत्तर भी यही हो जाएगा। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ये बात तो एकदम सही है। और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो बात है मतलब कि ना केवल डीपीएसपी में ही बात की गई है, आप देखिए कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भी इस बात का जिक्र आता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यही हमारे डीपीएसपी का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 4 में, और ये भी देख लीजिए कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था, तो आरओ मेंस 2013 में एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है कि जो भारतीय संविधान का पार्ट 4 है, जिसमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक चर्चा की गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, यानी कि किस तरह के राज्य की स्थापना करने से प्रेरित है हमारा संविधान, तो सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इन सिद्धांतों का उद्देश्य कहीं से कहां तक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं था। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो आप देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, और यहाँ आपसे कह रहे हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, यानी कि अगर काम एक जैसा है तो पेमेंट भी एक जैसी होनी चाहिए। अब जैसे खेती वगैरह में होता है ना, जो महिलाएं हैं वो जो काम करती हैं उनको कम वेतन मिलता है, सेम काम पुरुष करते हैं तो उनको अधिक वेतन मिलता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसको समाप्त करना है, इसी के लिए ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। लेकिन अफसोस कि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में संबंधित है। इसी वजह से ना ये जो आपको असमानता देखने को मिलती है, आप इसको कहीं पर भी जा करके चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो उसको मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो लागू नहीं करा सकता है। ठीक है, यानी कि ये प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन ये भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक मौलिक अधिकार के रूप में, तो नहीं भैया मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार होता तो सबको जो है सेम काम के लिए सेम वेतन मिलता ही। दूसरा कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तीसरा कह रहे हैं मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य नहीं, आर्थिक अधिकार भी नहीं। जो बी वाला है ना वो सही हो जाएगा कि समान काम के लिए समान वेतन जो मिलने की बात की गई है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। आर्टिकल भी याद रखना है, क्योंकि आर्टिकल ना कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं। एक साइड आर्टिकल दिया रहता है, एक साइड उससे संबंधित क्या प्रावधान है वो दिया रहता है, तो इस वजह से हमें आर्टिकल्स जरूर याद रखना चाहिए। और देखिएगा आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे ना, तो अब जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें यही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, या तो फिर कंसेप्ट
कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं, ये सारी बातें अगर आपको पता है तो फिर हो जाता है, ये इतना टफ नहीं पड़ता। तो देखिए जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 39 घ है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि मेल और फीमेल दोनों को ही इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। संविधान जो 39 घ है इसके अनुसार मतलब कि इसी के अनुसरण में संसद के द्वारा 1976 में समान पारिश्रमिक जो अधिनियम है वो पारित किया गया था। तो ये अपने आप में एक फैक्ट है कि जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है ये कब पारित किया गया है, तो 1976 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए ये इसका रहा उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ये देखिए आ गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। तो ये ना ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन है, जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का वो यही है। तो आपको दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक साइड संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और दूसरी साइड क्या वो से मतलब कि किस सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है। अनुच्छेद 40 भैया मोस्ट फेवरेट आर्टिकल है ये हमारे पीसीएस आयोग का, मतलब बहुत पूछता है। तो एक साइड अनुच्छेद 40, एक साइड अनुच्छेद 41, 44 और 48 दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहे हैं, काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन का गठन। तो चलिए इसको मैच करेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा इजी है वो है आर्टिकल 40। क्यों? क्योंकि इसमें ना ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो एक का 1 देखिए 2 जगह पे मिल रहा है, तो इससे तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आर्टिकल 44 भी बहुत इजी है। कैसे? क्योंकि समान नागरिक संहिता की जो बात की गई है ना वो हमारे आर्टिकल 44 में ही की गई। तो समान समान देखिए इसमें समान नागरिक संहिता है, ये समान समान अंक है। ऐसे करके कुछ ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि हमने भी ऐसे ही याद किया है। तो अनुच्छेद 44 जो है ना वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। सी का 3 देखिए एक ही जगह है। देखिए अगर ये दोनों ऑप्शंस आपको क्लियर थे तो फिर ये उत्तर 1 सेकंड का था। ठीक है, जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी मैच तो कर ही ले कम से कम। अनुच्छेद 41 जो है वो क्या कहता है, तो वो बताता है भैया कि काम करने का जो अधिकार है वो। और अनुच्छेद 48 तो ये कृषि और पशुपालन के गठन की बात करता है। ये जो योगी बाबा के सांड छूटे हुए हैं ना ये इसी आर्टिकल के तहत छूटे हुए हैं, क्योंकि इसी में आप देखेंगे कि जो मतलब कि गाय वंश है यानी कि गो वंश जो दुधारू पशु हैं उनके रक्षा की बात की गई है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो योगी बाबा सांड छोड़ दिए हैं इनको कहाँ से अधिकार मिलता है, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि आर्टिकल 48 के थ्रू ये अधिकार मिलता है। और ना देखिए कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ हमारे संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जहाँ से हमें सांप्रदायिकता की झलक मिलती है। तो ये जो आर्टिकल 48 है ना यहाँ से आपको सांप्रदायिकता मतलब कि सांप्रदायिकता की झलक मिलती है। क्यों? क्योंकि स्पेशली गो वंश के जो पशु हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। और जो गाय वंश के पशु हैं वो हिंदुओं के लिए काफ़ी पवित्र माने जाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा ना गाय हमारी माता है, तो ये जो गाय हमारी माता है ये हिंदुओं के लिए जो है पवित्र माना जा रहा है। इसी वजह से इसको एक सांप्रदायिक झलक के रूप में आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने बता ही दिया कि जो हमारा अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन के गठन की बात करता है। और यहीं से हमें जो है सांप्रदायिकता की झलक मिलती है। गोवंश के संरक्षण की बात यहीं से की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे हैं कि मनरेगा कार्यक्रम के निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया। अर्थात जो हमारा मनरेगा कार्यक्रम है जिसके तहत जो है आपको चाहे आपके अंदर कोई स्किल हो चाहे ना हो आपको रोजगार मिल जाता है, तो वो आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल से संबंधित है ये। ऑप्शंस देखें, आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 या फिर आर्टिकल 50। तो हालांकि टिक पहले से ही लगा हुआ है तो आपको आंसर तो समझ आ ही गया होगा कि आर्टिकल जो 43 है वो इससे संबंधित है। ठीक है, तो जो हमारा अनुच्छेद 43 है, अगर मनरेगा कार्यक्रम की बात की जाए कि कौन से आर्टिकल के लिए मतलब कि कौन से आर्टिकल को पुष्टि करने के लिए आर्टिकल मतलब कि मनरेगा जो योजना है लाई गई है, तो ये हमारा आर्टिकल 43 हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मनरेगा स्कीम है, मनरेगा जो स्कीम है ये किस वर्ष स्टार्ट की गई थी। ठीक है, स्टार्ट तो पहले की गई थी, पहले इसको ना नरेगा के नाम से जाना जाता था, बाद में फिर से इसका नाम चेंज करके मनरेगा किया गया। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका नरेगा कब नाम था और कब इसका नाम जो है मनरेगा हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हुआ था ना उसमें ये मैच द फॉलोइंग में करके ये वाली स्कीम पूछी गई थी। तो भैया पूछा जाता है, इसलिए अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आप गूगल कर लीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी, अर्थात इतनी मजदूरी कम से कम हो कि उनका घर चल सके, ऐसा नहीं कि खाने के लाले पड़े हुए हैं मजदूरी कर रहे हैं उसके बाद भी, तो ऐसा नहीं, कम से कम निर्वाह मजदूरी हो, शिष्ट जीवन स्तर यानी कि मानवोचित दशा में वो लोग जीवन यापन करें, और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मतलब एक ठीक ठाक सिचुएशन में आपको काम करने की जो परिस्थितियां हैं वो मिले और निर्वाह मजदूरी भी मिले। तो इस तरह की जो काम है, इस तरह के जो काम है वो किसके द्वारा किए जाएंगे, तो राज्य के द्वारा कराए जाएंगे जो नागरिक हैं उनके लिए। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन देखें, मद्य निषेध यानी कि जो दारू, गुटखा, भांग, सिगरेट है ना, उस पे मतलब कि बैन लगा के रखो, जैसे कि बिहार ने दारू पे बैन लगा के रखा हुआ है। तो ये ना हमारा जो आर्टिकल 47 है वो कहता है भैया कि नशीले पदार्थों से मतलब कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि नशीले पदार्थों को ये हमारे यहाँ न चलने दे। कुल मिलाकर जो हमारे युवा है, जो हमारे नागरिक हैं, वो नशीले पदार्थों से दूर रहें। इसका काम करने का कौन प्रयास करेगा, तो राज्य करेगा। नागरिकों के लिए नहीं कहा गया, राज्य के लिए कहा गया। ठीक है, दूसरा देखिए गो संरक्षण, तो ये अभी हमने बताया ना आर्टिकल 48, जहाँ से इसका झलक मिल रहा था सांप्रदायिकता का, तो ये है। ठीक है, ये देखिए पर्यावरण संरक्षण, तो आर्टिकल 48 ए से संबंधित है ये, कि पर्यावरण संरक्षण की बात जो है की गई है इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये आर्टिकल 48 ए है। ठीक है, कह रहे हैं 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब देखिए एक नज़र में ना देखने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर इसमें रॉन्ग कौन सा है। क्यों? क्योंकि आपने आर्टिकल 45 पढ़ा होगा। आर्टिकल 45 में भी कुछ एजुकेशन टाइप की ही बात की गई है, लेकिन आप अगर नहीं कंफर्म है कि कितने साल के बच्चों की उसमें बात की गई है, तब तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। आपको लगेगा यार क्या बात है, मतलब गलत क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया उन्होंने गलत क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वो बस चेक करना चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट वो एकदम क्लियर हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें ना ये पहला वाला भी शामिल है, दूसरा भी शामिल है, तीसरा भी शामिल है, लेकिन जो डी वाला है ना वो शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ये पहले आर्टिकल 45 में था। अब ये एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 86 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कौन सा? 86 अमेंडमेंट एक्ट। और अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क और कानूनी सहायता मतलब कि निःशुल्क और कानूनी सहायता नहीं, सॉरी, निःशुल्क जो शिक्षा पाने का अधिकार है वो कहाँ पे हो गया है, तो ये हमारे संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21A है वहाँ पे हो गया। ठीक है, यानी कि पहले ये यहाँ पे था, लेकिन अब ये हमारा मूल अधिकार हो चुका है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये कहाँ पे चला गया है, तो अनुच्छेद 21A में चला गया है, और वो अब मूल अधिकार हो चुका है। तो आर्टिकल 45 में क्या है फिर, तो आर्टिकल 45 जो है वो कहता है भैया कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अर्थात 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को गवर्नमेंट के द्वारा या राज्य जो है उनकी शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखेगा। जो आंगनवाड़ी वगैरह चलते हैं ना, उनकी बात एग्जैक्टली की जाती है हमारे जो आर्टिकल 45 है उसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। अब देखिए जो हमारा आर्टिकल मतलब कि 12 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है, यानी कि जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ने हैं और साथ में हमारा जो है DPSP भी है, और आर्टिकल 51A जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, ये तीनों ही पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे कि इसमें ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो तीनों में ही मिल जाती हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी मिलेंगी, DPSP में भी मिलेंगी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन कई बार जो UPPCS है वो तो हमेशा ही पूछता है कि आप बताओ कि कौन सा वो प्रावधान है जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स में मिल जाएगा, या वो कौन सा प्रावधान है जो आपको तीनों में मिल जाएगा, या वो कौन सा प्रावधान है जो आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल या DPSP में मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल्स पे आपको ना मतलब पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ये आर्टिकल्स आपसे किसी भी कीमत पे रॉन्ग ना हो तो फिर अच्छा होगा।
तो हमने देखा कि 614 साल के जो बच्चे हैं, यानी कि 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए जो निःशुल्क मतलब कि शिक्षा की बात की गई थी, अब ये फंडामेंटल राइट हो चुका है। डीपीएसपी में अब इसको जगह नहीं दी गई है। और कब से जगह यहाँ पर से हट गई है, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अब इसको मूल अधिकार बना दिया गया है। और यहाँ पे 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं ना, उनके एजुकेशन की बात की गई है कि राज्य 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको देखभाल का जो प्रावधान है वो करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि बाद में कौन सा आया है ये बताना है, किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा होगा, ऐसे नहीं जोड़ा जाता कुछ भी। ऑप्शंस देखें, ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ है, आर्टिकल 40 में, तो भैया ये तो पहले से ही था। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि गोवध निषेध। ठीक है, गोवध निषेध। एक बात देखिए, याद रखिएगा, आप देखिए जब भी आपको लगे कि मतलब कि ये वाला आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है, ये स्टार्टिंग से ही था, तो आप देखें कि उसके आगे ना कोई क्लॉज लगा होगा, ABCD या का खा गा करके। ठीक है, और आप देखें आर्टिकल 40 यहाँ पे का खा गा कुछ लिखा है नहीं ना, तो इस वजह से ये तो नहीं होगा। गोवध निषेध अभी हमने देखा कि जो हमारा आर्टिकल 48 है वो कहता है, तो ये भैया आर्टिकल 48 तो ये तो नहीं होगा। समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ही क्या, मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, तो ये जो मुफ्त कानूनी सलाह है ये आपका बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, मुफ्त कानूनी सलाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में किया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह देते हैं, यानी कि लघु संविधान। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अभी हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये क्या जोड़ा गया है, आर्टिकल 39 का जोड़ा गया है जी, जिसमें गरीब जो लोग हैं उनको मुफ्त में कानूनी सलाह पाने का अधिकार है। इसी के माध्यम से आप देखेंगे कि आगे चल करके, यानी अभी हम आप देखेंगे कि इसी के माध्यम से जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 है, यही वाला जो संशोधन है जिसके माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो भी हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। किसी दिन हम लोग जब संविधान संशोधन वाला आएगा चैप्टर ना, तब देखेंगे कि कितने सारे संशोधन किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आगे। और आगे देखिए कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह या समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। तो कब किया गया भैया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आर्टिकल 39 का में। तो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, देखिए तो ये जो हमारा डीपीएसपी था, इससे कुल ये इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे आरओ में, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग मूल कर्तव्य यानी कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनसे क्या कुछ क्वेश्चन बने हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही जानिए कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये मतलब कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ही इसको जोड़ा गया है। स्टार्टिंग में 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज थे, आगे चल करके एक संविधान संशोधन हुआ, वही 86वां संविधान संशोधन, जिसमें गार्जियन जो है उनको बच्चों के लिए एजुकेशन की बात की गई है, तो ये बाद में जोड़ दिया गया। तो अभी वर्तमान में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो टोटल 11 हो चुकी हैं, यानी कि 11 हैं वर्तमान में। ठीक है, और ये भी डीपीएसपी की तरह अपरिवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, न्यायालय इसकी सुरक्षा की गारंटी आपको नहीं देगा जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो अभी हमने देख लिया कि 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो ये देखिए, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही नहीं, गलत पूछ रहे हैं, यानी कि सत्य नहीं है। ठीक है, रॉन्ग पूछा जा रहा है। चलिए, कह रहे हैं कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो वही है कि न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तनीय है या नहीं। तो हमने देखा ना कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो पहला वाला ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे रॉन्ग ही पूछ रहे थे। लेकिन जो अदर ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है,
कह रहे हैं कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। तो हाँ भैया, कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा तभी आप देखें, जैसे एक संविधान संशोधन हुआ 86वां, जिसके माध्यम से एक आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक है, मतलब कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज और बढ़ा है। तो ऐसे ही अगर सोचे कि और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज में डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर भैया संविधान संशोधन करना होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये बात सही है, ठीक है, यानी कि यद्यपि भले ही सुप्रीम कोर्ट इसका जो है इसको प्रवर्तनीय नहीं बनाता है, बावजूद इसके अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी व्याख्या करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज अ रेफरेंस जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ले सकता है। फिर कह रहे हैं किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ये सारी बातें सही हैं, पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। और ये परमादेश क्या है, तो देखिए जब आर्टिकल 32 के तहत सपोज दैट आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तो आप उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, ठीक है। उसी रिट में ही आता है आपको जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण देखने को मिल जाएगा, उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, और एक और है परमादेश, ठीक है। तो ये टोटल आपको 5 प्रकार की रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या अगर आप हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा जारी करते हुए मिल जाती है। तो वही इसमें आपको बताया गया है कि परमादेश जो है वो क्या है, वो एक प्रकार की रिट है। तो परमादेश जो है वो एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारियां आरोपित करता है, प्रशासन इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, जबकि जो रिट है वो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो हमने स्टार्टिंग में सारे पॉइंट्स ये तो बता दिए थे। तो वर्तमान की बात की जा रही है भैया, तो वर्तमान में तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए टोटल 11 हैं। चलिए आपको जो 11 हैं इसको बता भी देते हैं ताकि एकदम कंफर्म रहे, का मतलब है एकदम छोटा सा टॉपिक है, एकदम समाप्ति हो जाए। तो देखिए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है, 11 है। आगे देखिए कौन कौन सी हैं। पहला देखिए कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखे और उनका पालन करें। तीसरा है हमारा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य बनाए रखें। नेक्स्ट क्या है कि देश की रक्षा करें। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नेक्स्ट है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की जो गौरवशाली परंपरा है इसके महत्व को समझे और उसका संरक्षण करें, ठीक है। यानी कि महत्व को केवल समझना नहीं है, उसका संरक्षण भी करना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों में है, ठीक है। तो ये देखिए कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिल रहा है और आर्टिकल 48A के तहत डीपीएसपी में भी मिल रहा है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और ये देखें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करें। तो ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, आप देखें आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट्स में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इनकी जो जिक्र है वो किया गया है। तो आगे देखिए कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का जो भाव है वो मौलिक कर्तव्यों में ही निहित है, ठीक है। तो टोटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको आप याद करके रखें। तो ये टोटली 11 यहीं से 11 हो जाती हैं, ठीक है। और ये तो एक मूल भावना क्या है वो बताया गया, ठीक है। तो इसको PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और डेली क्लासेस की जो लिंक है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो इस वजह से उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, क्लास में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो समझ आई होंगी। और कंप्लीट अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं डीपीएसपी को, तो हमने अपने इसी चैनल पे लूसेंट में डीपीएसपी पढ़ाया है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।